Okay, so now we will continue with the last part of this chapter, that is the inner transition elements. तो अगर आप इस चैप्टर को देखोगे तो इट्स बीइंग क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट, ऑल अबाउट द ट्रांजिशन और द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देन सेकंड पार्ट वाज मेटलर्जी, जिसमें आयन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हेमेटाइट वी हैड सीन. उसमें एक जनरल ओवरव्यू भी था कि मेटलर्जिकल के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन सा टाइप का मेटलर्जी कौन से टाइप के एलिमेंट्स के लिए यूज हो सकता है, एंड इन डिफरेंट प्रोसेसेस व्हाट आर द सब टाइप्स. जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कैन बी डन थ्रू वेरियस प्रोसेसेस. ठीक है, उन सबका डिटेलिंग नहीं है, बट शॉर्टली द होल ऑफ द प्रोसेस इज बीइंग गिवन, मतलब एक टाइप ऑफ समरी दिया हुआ है. तो इस पूरे चैप्टर में जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है अप टू द डाइक्रोमेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा उसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं. नाउ दिस इज द न्यू पोर्शन, एंड दिस वाज द फर्स्ट ईयर जहां पर आपका ये न्यू पोर्शन के हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला था, बट इट इज बीइंग कैंसल्ड एज यू ऑल नो. ठीक है, तो मतलब योर्स बैच विल बी द फर्स्ट बैच फॉर दिस पर्टिकुलर न्यू एंड द रिवाइज सिलेबस. मतलब इसके पहले के कोई भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स इस पर्टिकुलर सिलेबस से आपको नहीं मिलेंगे, बट ओल्ड सिलेबस के अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, तो एज पर द ओल्ड सिलेबस ट्रेंड आई एम सेइंग दैट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन में ट्रांजिशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इनर ट्रांजिशन में से एक दो कॉन्सेप्ट्स है जो इंपॉर्टेंटली आते थे, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, बिकॉज आई विल टेल यू द रीजन. डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज समथिंग वेर इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड्स इज पॉसिबल, बट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो ऑब्जर्व्ड है, एंड उसको जस्टिफाई करने के लिए वी नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ मेनी मेनी फैक्टर्स. एक फैक्टर को लेकर हम उसको समझ नहीं सकते हैं, so that part becomes quite difficult. Secondly, the lanthanides and actinides have few of the elements which are radioactive. रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स के केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती है, बिकॉज ऑफ दियर प्रॉपर्टी टू एमिट रेडिएशंस. So because of all these factors, inner transition elements have many of the properties which are difficult to justify by just taking into consideration a single factor. ठीक है, फिर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेट्स गो थ्रू दैट. So we have inner transition or the F block elements which are named as lanthanoids and actinoids. So definition अगर मैं बात करूँ तो हमेशा कोई भी block element के लिए the three things to define are last electron entering into dash orbital of dash shell. So if I were to define the F block elements as per this, क्या बोलेंगे? So last electron enters the f orbital of the pre-penultimate shell. Perfect. So F block elements are those elements in which the last electron, which is also called Differentiating electron. differentiating electron, because that electron creates a difference in the block elements, इसलिए इसको differentiating electron भी बोलते हैं. तो F block elements are those elements in which the last electron enters the F orbital of the pre-penultimate shell, and pre-penultimate is 2 times inner as compared to the outermost shell, and represented by N minus 2. n minus 2. Now, there are two F block series which are placed in which period? So sixth and seventh period. Sixth and seventh period of the periodic table, and the Group 3. group 3. In fact, the lanthanoids and actinoids elements are having so similar properties that they could not be placed in the different groups of the periodic table. इसलिए उन सब elements को condense किया गया था into a single group, and they were said to be buried inside the transition elements. That is why they are called inner transition elements, or simply inside the transition elements. तो जब हम ग्रुप 3 की बात करते हैं तो ग्रुप थर्ड में लेंथनम आता है, एंड लेंथनम इज अ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट. D block.
डी ब्लॉक एलिमेंट, और लेंथेनम के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट and the first element of lanthanides, and that is which element? So hafnium. No, that is the continuation of the D block element. Lanthanum और hafnium के बीच में जो 14 elements है that is the F block elements. अच्छा, वो नाम शायद नहीं पता है. It is cerium to lutetium. Cerium to lutetium. Cerium is indicated with Ce and lutetium is indicated with Lu. Cerium to lutetium. ठीक है. अब can you tell me what was the atomic number of lanthanum? 57. 57. So cerium will obviously have 58. 58, and it will go up to which atomic number? Hafnium is 72, right? Perfect. So obviously deuterium will be 71. 71. तो 58 के बाद plus 13 करना पड़ेगा because cerium being the first element, the next 13 elements up till lutetium would be the lanthanoids. यानी 58 से 71 जो है वो lanthanide का series है which is placed in 6th period and group 3rd of the periodic table. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, 7th period में there is an element actinum which is a D block D element. D block element having the atomic number 89. 89. 89. So the actinide series start with 90. 90 and end at 103. 103. plus 13 करो. तो next element जो है 104 that was the D block element and that was Rutherfordium RF, right? Yes, sir. तो अब actinides जो है that starts with thorium and ends at lawrencium. Thorium TH and lawrencium LR. Lawrencium LR. ठीक है. तो definition of the F block elements and the elements of lanthanides and actinides with your atomic number, the placement in the period and the group are important. So let's see the definition here. Elements whose F orbital get filled up by electrons are called F block elements. जिसका F orbital progressively fill होता है वो F block elements है, या जिसका last electron F orbital में जाता है of the pre-penultimate shell, that is F block elements. These elements are placed separately at the bottom of the periodic table and they are a subset of 6th and 7th period. 6th and 7th period. Understood this? Yes, sir. Now there are various properties of the inner transition or the F block elements. तो एक एक करके यहाँ पर identify करते हैं. The properties are similar to the D block elements. Now the reason here is हम बोलते हैं कि lanthanides are named because these elements are placed after Lanthanum. lanthanum, and lanthanum being a D block element, cerium to lutetium की properties काफी ज्यादा lanthanum से मिलती थी, इसीलिए इस पूरे 14 elements के series को lanthanides बोला गया था. वैसे ही थोरियम से लॉरेंशियम की properties actinum से मिलती है. That is why the series of 14 elements are called actinides. So obvious है कि the properties of the F block are similar to D block elements. Justified. Electrons are added to F shells, subshells of n-2 level as per the definition. F fill होता है of the pre or anti penultimate shell placed between n-1d and ns block elements. Placed between the S and the D block elements. मतलब अगर मैं lanthanum की बात करूं तो इसके बाद आता है cerium to lutetium
एंड देन कंटिन्यू होता है हैफनियम टू मर्क्यूरी, बराबर। Yes, sir. अब lanthanum के पहले there is a group 2 and इसके पहले there is group 1 which is nothing but the groups of the S block. S block element. तो अगर मैं 6 पीरियड का F block अल्कली मेटल पूछूं तो what is the name? Rubidium. Correct, because S block के elements are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Rubidium actually is placed in 5th period. Rubidium नहीं होगा, उसके 6 is Santium. Cesium. cesium होगा, that is Cs. And alkaline earth metal में we have the elements starting with beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. क्या आएगा इधर? Barium. बेरियम। तो अगर पूरा 6 पीरियड की बात करूं अप टू द ग्रुप नंबर, ये कहां खत्म होगा? So group number 72. 12. 12। और इसके बाद 13 टू 18 जो है वो आपका P block. पी ब्लॉक हो जाएगा। ये पूरा क्लियर है? Yes, Yes or sir. no? ठीक है, तो अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन n-1d एंड द ns ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पर ये वाले एलिमेंट सीरियम टू लुटेशियम किसके बीच में है? एस ब्लॉक, और ये हैफनियम टू मर्क्यूरी डी ब्लॉक। ठीक है, नाउ लेंथनम इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लेंथनाइड्स। ठीक है, रिमेंबर दैट लेंथनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बट जब भी हम प्रॉपर्टीज एक्टिनाइड्स या लेंथनाइड्स की बात करते हैं उसमें एक्टिनम और लेंथनम को हमेशा कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स उनके जैसे हैं। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, सो पॉइंट 3 इज जस्टिफाइड। ओके, नाउ अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसमें आई हैव द फर्स्ट प्रॉपर्टी एज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट जो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो जो शॉर्ट पार्ट दिया है उसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। अब इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडाई? So decreases. It decreases. Atomic radii decreases from left to right because of the increase in Nuclear charge. nuclear charge. अब मैं यहाँ पर F ब्लॉक एलिमेंट्स यानी लेंथेनाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं शेल्स को दिखाऊं तो विच इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द F ब्लॉक? So S orbital. S। और अगर मैं लेंथेनाइड्स के लिए बात करूं तो विच शेल विल करस्पॉन्ड टू दिस? 6s. 6s। वेरी गुड। अब 6s के अंदर अगर आऊं तो 5d. वेरी गुड, 5d। और उसके अंदर अगर आओ तो 4s. 4f। हम पीरियोडिक टेबल में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा, टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेंथेनाइड्स, जनरल वाला। So 6s 2, हम्म 5d 1, and 4f 1 to 14. 5d कैन बी 0 और 1 एंड 4f प्रोग्रेसिव फिल करता है, दैट इज फ्रॉम 1 to 14। वेरी करेक्ट। एंड विच इज द नियरेस्ट इनर्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू द 6th पीरियड? Xenon. Xenon, वेरी गुड। तो अब अगर मैं लेंथेनाइड्स की बात करूं तो इट इज Xenon। 4f प्रोग्रेसिव फिल करेगा 1 to 14। 5d में 0 या 1 स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड द 6s विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो यही चीज अगर मैं शेल्स के साथ लिखूं तो 6s इज कंप्लीटली फिल्ड, 5d में 0 या 1, 4f में प्रोग्रेसिव फिल हो रहा है 1 to 14। नाउ एज द 4f
subshell is getting filled, it will cause an obstruction between the nucleus and the outer electron. So this particular obstruction between the nuclear charge and the electron is called screening effect. screening or shielding effect. And shielding effect, अगर मैं SPDF की बात करूं तो which has the strongest shielding power? So S and P orbital. S and P orbital, because it decreases in the order SPDF. मतलब F has a very Strong shielding effect. ना Weak. डिक्रीज हो रहा है ना टूवर्ड्स F. डीप Yes, sir. SP का स्ट्रॉन्गर है तो DF का पुअर है. एंड F हैज अ वेरी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या? यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है F इलेक्ट्रॉन के फिल होने की वजह से, ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. इसकी वजह से दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियर चार्ज वेरी स्ट्रांगली या वीकली? Strongly. स्ट्रांगली. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली अगर अट्रैक्ट होगा तो एटॉमिक साइज Decrease. करेक्ट, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देयर इज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स, and due to which the atomic radii which is expected to increase is not going to increase that much. Clear? इसीलिए यहाँ पर the atomic and ionic radii decreases very gradually as we move from left to right. This gradual decrease in the atomic and ionic radii as we move from left to right with the increase in nuclear charge is called lengthened contraction. अच्छा, contraction का मतलब क्या? So to decrease To in decrease. size. So what is happening? The atomic and ionic radii are getting actually contracted as we move from left to right, despite of the increase in the nuclear charge. ठीक है, तो डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए. समझा? Yes, sir. Yes, sir. So now if we have a look at the atomic sizes, we will understand what is this lengthened contraction. लेफ्ट टू राइट डिक्रीज तो होता है, लेकिन हर दो कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स में जो डिक्रीज है ना, दैट इज समवेयर अराउंड 5 पिकोमीटर का डिक्रीज. मतलब मान लो अगर सीजियम का 100 है ना, जस्ट हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, सीजियम का 100 है तो बेरियम का 95. 95, लेंथेनम का 90. 90. और अगर मैं यहाँ पर इन 14 एलिमेंट्स में 5-5 पिकोमीटर का डिक्रीज बताऊं तो कितना डिक्रीज होना चाहिए इन एलिमेंट्स के लिए? So 70. 70 डिक्रीज होना चाहिए. But it is observed that between these 14 elements, there is a decrease in the atomic radii of just about 10 to 12 picometer. कितना? 10 to 12. 10 से 12 पिकोमीटर, जबकि 70 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 70 होना चाहिए. लेकिन इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है और साइज और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो 70 की जगह जस्ट अबाउट 10 से 12 पिकोमीटर, मतलब हर दो एलिमेंट्स के बीच में 1 पिकोमीटर का डिक्रीज भी नहीं है. And that is the reason their properties are so very similar that they cannot be placed in the separate group. और ये सारे एलिमेंट्स नेचर में भी ना साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में एग्जिस्ट करते हैं, दो इन लेसर एंड द लिमिटेड क्वांटिटी, बट दे हैव द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट टुगेदर. समझा? Yes, sir. ठीक है. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो लेंथेनाइड्स है ना, उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं. मतलब अर्थ क्रस्ट में ये इतने ज्यादा प्रोपोर्शन में नहीं मिलते हैं जितने बाकी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिल सकते हैं. दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स.
So only lanthanides or actinides too? ओनली लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उनका वैसे भी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगा, एंड इट इज समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू द नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है। Yes, sir. Okay, so the gradual decrease in the atomic and ionic radii of lanthanides as we move from left to right with the increase in the nuclear charge, the shielding effect caused by the 4f electron is so very poor that the electron gets strongly attracted to the nuclear charge, and the size decreases to an extent which is very, very high as compared to what is expected for the normal और representative elements। जब भी मैं नॉर्मल एलिमेंट्स बात करता हूँ, मतलब वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। नॉर्मल आर नथिंग बट द एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनकी प्रॉपर्टीज जैसा हम थियोरेटिकली सोच सकते हैं, ऑलमोस्ट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट इट इज सिमिलर टू व्हाट इज अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर्स। पैरामीटर्स जैसे हम अप्लाई करते हैं वैसे उनकी प्रॉपर्टीज एज एक्सपेक्टेड रिलेट हो जाती है, बट इस केस में नहीं रिलेट होती है क्योंकि शील्डिंग का इफेक्ट आ जाता है। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now again we have the properties of lanthanoids. The soft metals with silvery white color and moderate densities of approx 7 gram per cm cube. Color and brightness reduces on exposure to air. Lanthanoids जो होते हैं, they are all metals. Lanthanoids सारे के सारे elements metals हैं। तो metals है तो वो softer रहेंगे, silvery white color रहता है S block के जैसा, and moderate densities of approx 7 gram per cm cube, इतने ज्यादा heavy elements नहीं रहते हैं। और कलर जो उनका रहता है that is found to reduce on exposure to air. Now what would be the reason for this color का getting reduced? So it gets oxidized. Correct. Metals होते हैं, तो metals when come in contact with oxygen, obviously they will have a tendency to undergo oxidation, और ये oxidize होकर +3 में commonly चला जाता है and M2O3 का ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी की वजह से जो भी उसका नेचुरल कलर रहेगा एलिमेंट का, ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाता है और कलर रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिग मेटल्स। एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। लेंथेनाइड्स में 14 एलिमेंट में से एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, एंड दैट इज पीएम। अपना भी पीएम रेडियो एक्टिव है ना? वैसा याद रखो, प्रोमेथियम। Whereas actinoids के सारे एलिमेंट्स थोरियम टू लॉरेंशियम सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, बट लेंथेनॉइड्स में एक ही रेडियो एक्टिव है। आ रहे समझ में? Yes, sir. एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव क्यों है? बिकॉज 82 के ऊपर वाले एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं, दे आर ऑल फाउंड टू एमिट रेडिएशंस, एंड दैट इज व्हाई रेडियो एक्टिव होते हैं। ये तो 90 और 90 ऑनवर्ड्स वाले एलिमेंट्स है ना, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है। And just a small point given over here, the atomic and ionic radii decrease from lanthanum to lutetium. This is known as lanthanide या lanthanoid contraction. अब याद रखना, lanthanide या lanthanoid ये किसी एलिमेंट का नाम नहीं है, ये पूरे सीरीज का नाम है। Lanthanoid बोलो या lanthanide बोलो, it is the name given to the whole series. It's not particular to any element. Next, binding to water is common, that is, such that water is often found in products when isolated from aqueous solution. Now, what is the reason that water can get bound to the transition metal ions? So it has a large surface area, so absorption. It has a large surface area, so absorption. And और एक reason है, जो भी cations होते हैं ना with a M charge N plus, that plus charge have a tendency to attract the
नेगेटिव चार्ज एसोसिएटेड विद द पोलर सॉल्वेंट वाटर, है ना। तो यहाँ पर जब भी ये आयंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं या कोई सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, द आयंस आर सेड टू गेट हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, वो आयंस जो है दे विल बी सराउंडेड बाय मेनी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, and that surrounding is basically due to the attraction with the negative and the positive charge। ठीक है, तो ऐसे जो आयंस एक्वियस सोल्यूशन में हाइड्रेट हो जाते हैं, उनको सेपरेट या आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. then coordination numbers usually are greater than 6, typically 8, 9 up to 12 are found। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, एक पर्टिकुलर मेटल या उसका आयन जो है कितने स्पीशीज को अपने आसपास सराउंड कर सकता है। तो पीछे मैंने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, 4. 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। वैसे यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर्मली अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए बात करें तो 6 तक ऑब्जर्व रहता है, बट लेंथेनॉइड्स में दिस कोऑर्डिनेशन नंबर कैन गो अप टू 12, विच इज वेरी वेरी हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक इसलिए जा सकता है, पहला रीजन, यहाँ पर जो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, और ये साइज फैक्टर भी यहाँ पर आ जाता है, जहां पर सरफेस एरिया के रिलेटेड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर एड्सॉर्ब करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 12 कुड बी फाउंड इन केस ऑफ द lanthanolids। करेक्ट। Yes, sir. Then the lanthanoids are strongly paramagnetic. Why they would be paramagnetic? So they have unpaired F electrons. They have unpaired electrons in the F subshell. F electrons unpaired होते हैं, इसीलिए उनमें magnetic properties होगी. They will be paramagnetic and their magnetic strength could be identified by which formula? So root n n Root plus of n into n plus 2. Root of n into n plus 2, जिसको spin only formula बोलते हैं। आगे और डिटेल में है ये। अब देर आर सम नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स गिवन जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊंगा। गडोलिनियम इज वन ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट। गडोलिनियम मस्त नाम है, गडोलिनियम becomes ferromagnetic below 16 डिग्री सेल्सियस एंड दैट्स कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। अब ये क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर मैंने आयन के लिए बताया था। डू यू रिमेंबर द क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयन? What is Curie temperature? So above that temperature, ferromagnetic turns to paramagnetic. Correct. So iron possesses a high degree of magnetism below 1042 Kelvin, and this is known as ferromagnetism. तो फेरो जब पैरा में कन्वर्ट हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। आयन के लिए ये 1042 केल्विन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एमसीक्यू इट कैन कम। ठीक है, वैसे gadolinium becomes ferromagnetic below 16 degrees Celsius at a very low temperature. The other heavier elements, lanthanoids, that is terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, and ytterbium, becomes ferromagnetic at much lower temperatures. वहां पे टेम्परेचर याद नहीं रखना है, खाली 1042 केल्विन आयन के लिए होता है, और 16 डिग्री सेल्सियस या 289 Kelvin would be the Curie point or Curie temperature for gadolinium. Then the magnetic and optical properties are largely independent of environment, similar spectra in gas, solid, and solution. Magnetic and optical properties are largely independent of environment. क्यों?
बिकॉज ये सारे जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स है ना, दे हैव अ टेंडेंसी टू एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर। क्योंकि ये साथ में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और ओर्स, एंड दैट इज द रीजन their properties would be environment dependent. Understood? Yes, sir. तो ये सारी प्रॉपर्टीज है एंड दीज आर फैक्चुअल। एटलीस्ट आपको 4 से 6 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे 8 पॉइंट्स दिए हैं, 4 से 6 तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 to 3 मार्क्स के लिए प्रॉपर्टीज पूछा जा सकता है। तो 2 मार्क्स के लिए तो 4 पॉइंट्स लिखना है, 3 मार्क्स के लिए तो 6 पॉइंट्स लिखना है। Now look at the electronic configuration of atomic and ionic radii of lanthanides. तो यहाँ configuration भी है और atomic radii के बारे में भी दिया हुआ है, जो मैं already lanthanoid contraction के फॉर्म में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम। So as I said, we will always consider lanthanum to be a part of lanthanides, keeping in mind that this is a D block element. D block element. So after lanthanum, we have the element named as cerium, and it ends at Lutetium. lutetium. अब बाकी एलिमेंट्स क्या है, लेट्स सी द नेम्स फर्स्ट, फिर मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो वी हैव सीरियम फॉलोड बाय प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रोमेथियम? PM it's the only element which is Radioactive. Radioactive. PM is radioactive। तो स्टार मार्क मतलब ये रेडियोएक्टिव है, बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन रेडियोएक्टिव है। तो प्रोमेथियम के बाद भी है समैरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटरबियम एंड लुटेशियम। ठीक है। नाउ इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए ना, मैंने एक सिंपल ट्रिक बनाया है, जस्ट लिसन। ये ट्रिक के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो पहले बताऊंगा। तो स्टेटमेंट इज, यूरोप में लिविंग सर्टिफिकेट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। ऐसा है नहीं, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। यूरोप में लिविंग सर्टिफिकेट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। तो व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर? लिविंग certificate presented, living certificate presented, no positive solution, no positive solution. European government to do homework error free, to yield love. लिविंग सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया, कोई सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यूरोप के गवर्नमेंट को दे शुड डू देयर होमवर्क एरर फ्री, यानी वर्क एरर फ्री, सो दैट दे कैन यील्ड द लव ऑफ द टूरिस्ट। समझा? तो सुनो वापस एवरीवन। लिविंग सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड, लिविंग सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड, नो पॉजिटिव सोल्यूशन, यूरोपियन गवर्नमेंट टू डू होमवर्क एरर फ्री, टू यील्ड लव। अब listen to the elements: lanthanum, cerium, praseodymium, LCP, neodymium, promethium, samarium, NPS, यूरोपियन गवर्नमेंट से यूरोपियम गडोलिनियम, यूरोपियम गडोलिनियम, देन वी हैव टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम। होमवर्क एरर फ्री इसलिए डाला है सो दैट यू कैन रिलेट इट एज होल्मियम एंड एर्बियम, इसलिए HO और ER लिखा है। To ill love is thulium, ytterbium, lutetium, thulium, ytterbium, lutetium। समझा? Yes or no? Yes, sir. तो इसके Sir, ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ सिद्धांत? sir, इसके भी expected and observed ground state ये सब learn करना है. लर्न नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा। तो पहले तो आप ध्यान रखो कि lanthanum starts with 57, lutetium is 58,
बाकी सबको आप एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो लुटेशियम विल कम अप टू 71। तो एलिमेंट्स के नाम हो गए, उसका सिंबल ध्यान रखना है। लेंथनम इज La, सीरियम इज Te, प्रेसियोडाइमियम इज Pr। ठीक है, अब पहले दो लेटर ना नॉर्मली सिंबल्स के रूप में दिए जाते हैं, लेंथनम La, सीरियम Ce, प्रेसियोडाइमियम Pr। नियोडाइमियम में पहले दो लेटर नहीं दे सकते, डू यू नो व्हाई? नियॉन। Neon. बिकॉज वो नियॉन से रिलेट हो जाएगा, इसलिए नियोडाइमियम से एन डी, नियो का एन और डाइमियम का डी, एन डी हो गया। प्रोमेथियम में Pr नहीं ले सकते बिकॉज वो ऑलरेडी असाइन हो चुका है किसको? So Praseodymium. प्रेसियोडाइमियम। तो अब यहाँ पर प्रोमेथियम, प्रो का P, मैथियम का M। सिंपल है, सोचोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, समेरियम में आइडियली SA होना चाहिए था और ऐसे किसी को असाइन भी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर समेरियम का स और म, S और M लिया गया है, दैट इज समेरियम का सिंबल इज SM एंड नॉट SA। यूरोपियम इज सिंपली EU। गडोलिनियम का Ga होना चाहिए, लेकिन Ga इज ऑलरेडी असाइन टू Gallium. गैलियम, तो गडोलियम G और D। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे वर्ड को तोड़ते हैं ना वैसे उनके लेटर्स सिंबल बन जाते हैं, सिंपल है। टर्बियम में भी Te नहीं ले सकते बिकॉज T इज ऑलरेडी असाइन टू Tellurium. टेलुरियम। तो टर्बियम T और B। डिस्प्रोसियम का Dy, होल्मियम का HO, एर्बियम का Er, थूलियम का TH होना चाहिए, लेकिन TH इज ऑलरेडी गिवन टू थोरियम जो कि एक्टिनाइड का पहला एलिमेंट है, तो थूलियम। थूलियम में भी थू और लियम का Tl होना चाहिए, लेकिन Tl भी ऑलरेडी असाइन किया गया है किसको? Thallium. हाँ, तो अब टी वाले ना ध्यान देना, टर्बियम इज TB, समझ में आता है, टर्बियम। थैलियम TL होता है, और थूलियम में ना तो इसको TH दे सकते हैं ना तो TL दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या दे दिया? TM। तो थोरियम, टर्बियम, थैलियम, थूलियम शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, अंडरस्टूड? Yes, sir. फिर आता है इटरबियम ना, इसमें भी YT दे सकते थे, लेकिन इन्होंने दो जो वर्ड्स ब्रेक किया उसके हिसाब से, ईटर और बियम, Y और B ऐसे दिया है, और लुटेशियम का LU। ठीक है, तो एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो ये एलिमेंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। मैंने सिंपल शॉर्टकट भी दे दिया है, लिविंग सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड नो पॉजिटिव सोल्यूशन, यूरोपियन गवर्नमेंट टू डू होमवर्क एरर फ्री टू लव। बहुत सिंपल है। देन रिमेंबर द नेम्स एंड द सिंबल, एटॉमिक नंबर तो सीक्वेंस में ही है, याद रह ही जाएगा। Now, if I talk about the expected configuration, मैं ऑलरेडी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुका हूं, एक बार वापस लिख रहा हूं। तो 6s जो है वो तो कंप्लीटली फिल्ड होगा। 5D कैन हैव So 0 or 1 0 to electron. 1, 0 और 1, एंड 4f विल हैव प्रोग्रेसिव फिलिंग फ्रॉम 1 to 14. 1 to 14। और इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा होता है? Xenon. जेनॉन। तो आप देख सकते हो हर एलिमेंट के लिए जेनॉन फिक्स है, जो फिक्स है वो चीज देख लो, फिक्स। और 6s भी सब जगह फिक्स है, यस और नो? Yes, sir. और Yes. 5D खाली कहाँ कहाँ देख सकते हो आप, कैन यू टेल मी इन द एक्सपेक्टेड? So in lanthanum and lutetium. मतलब पहला और आखिरी, इन लेंथनम एंड लुटेशियम, पहला और आखिरी। ठीक है, करना क्या है, एक्सपेक्टेड में द 4f का इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम सीरियम। अभी यहाँ पर देखो सीरियम इज 58। अब 58 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मेरे पास होना चाहिए था जेनॉन 4f के अंदर 1, 5D के अंदर 1 एंड 6s के अंदर 2।
ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट है तो 4f में एक जाना चाहिए, 6s तो कंप्लीटली फिल्ड है, जेनॉन फिक्स है, और 5d का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिटेन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड में यहाँ पर क्या बोला गया है कि 4f में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बिकॉज ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो 4f2 6s2, बाद में क्या है 4f3 6s2, 4f4 6s2। अब खाली क्या करना है, इस सीरियम के बाद 2 3 4 5 6 7 प्रोग्रेसिवली फिल करना है, 8 9 10 11 12 13 और 14, बराबर। Yes, sir. लेकिन ऑब्जर्व में ये देखा गया है कि 5d का इलेक्ट्रॉन 5d का इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ओनली इन 4 एलिमेंट्स, और वो 4 एलिमेंट स्टार मार्क कर रहा हूं, वो है लेंथनम, सीरियम, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग के एलिमेंट्स, आखिरी का एलिमेंट और बीच का एलिमेंट। तो इसको मैं हमेशा बोलता हूं पहला, बीच का और आखिरी का। 5d1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पहला, 2 एलिमेंट्स, बीच का एंड आखिरी का। तो यहाँ पर आप नोट लिख सकते हो इसको ध्यान रखने के लिए। द नोट इज 5d1 is present in first, middle and last. The first is LACE, मिडल वाला एलिमेंट इंटरेस्टिंग नाम है गडोलिनियम, मिडल यानी बीच का यानी गडोलिनियम, तो ये है GD, और आखिरी का लुटेशियम LU। हो गया याद? बोलो। Yes, sir. Yes. Now having remembered this, 6s और xenon तो फिक्स है, अब 4f में जो भी बचा इलेक्ट्रॉन्स है वो आप डाल दो। जैसे अगर प्रेसियोडाइमियम का एटॉमिक नंबर आपको सीक्वेंस से 59 पता है, तो उसमें xenon इज ऑलरेडी हाउ मच? 50। So 54, xenon 54 है, 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये भी फिक्स है। कितने हो गए? 56, बचा कितना 59 में से? 3. बस वो डाल दो एफ में, क्योंकि डी तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। डी सिर्फ किस में प्रेजेंट है? LACE, GD और LU। तो यू डोंट हैव टू मग अप। सी मैं एक और रैंडम एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से हॉल्मियम का आपको पूछा, ठीक है, डोंट लुक एट द ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन। हॉल्मियम का एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है? 67. वो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, 58 59 60 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। बोलो। Yes, sir. तो अब हॉल्मियम के लिए वी हैव xenon, 4f का पता नहीं, 5d तो इसमें 0 होता है तो इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा, और 6s में तो 2 है, तो हमें फिक्स पता है xenon इज 54 एंड s2 इज 56, तो टोटल हो गया 56। बचा कितना? 30, 11. 11. दैट्स इट। लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको रैंडमली बोल दिया राइट द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हॉल्मियम, you just need to know the atomic number. In fact, in most of the cases they will give you the atomic number. आपको बोला होगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हॉल्मियम, Z इक्वल टू 67, ऐसा दिया जाएगा। 99% they will give you the atomic number, तो वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इन केस अगर नहीं दिया तो वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, समझा? Yes, sir. गुड इनफ। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, एंड उसके अलावा इट कैन आल्सो हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +2 या +3 में उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो भी उसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं। तो द 2 electrons which are going to be lost in the +2 oxidation state is always going to be from where? 6s. बस, क्योंकि आउटर मोस्ट है ना। तो अब लेंथेनम का +2 में अगर s2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचेगा क्या? 4d0, 5d1. 4f, 4f0, 5d1. 4f0 और 5d1। अब 5d को हम नहीं देख रहे, f ब्लॉक एलिमेंट में खाली f का
इलेक्ट्रॉन्स देखना है, 5D को नहीं देखना है, तो 4f क्या बचा? 0. 0. 0. और +3 मतलब देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम, So 6s and 5d. 6s and 5. तो अब सब कुछ चला जाएगा, खाली बचेगा xenon यानी 4f0 कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब सीरियम में व्हेन देयर इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द f कॉन्फ़िगरेशन? 4f. 4f1. और +3 में 4f1. भी 4f1 होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन f से जाएगा। अब प्रेसियोडाइमम में d नहीं है, तो +2 के लिए 6s जाने के बाद इट विल हैव, ये गलत है हाँ, 4f3 होगा। और +3 में 2 will be lost from 6s and now 1 will be lost from 4f. 4f2 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. लास्ट वाला देखो, लुटेशियम +2 में s से 2 जाएगा, 5d में 1 बचेगा और 4f में 14 होगा, और जब 3 निकलेगा तो भी 4f 14 होगा। तो इससे अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी जाए कि सीरियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में व्हाट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो क्या होगा आंसर? So root 3 Bohr's magnetron. √3, क्योंकि 1 × 1 + 2 होगा, √3 बोर्स मैग्नेट्रॉन आंसर हो गया। 7 के लिए होगा √7 × So 9. 9, यानी √63 बोर्स मैग्नेट्रॉन हो जाएगा, विच इज क्लोज टू 8, 7.9 समथिंग आएगा। फाइन, Yes, sir. Yes, sir. ये टेबल कंप्लीट कर पाओगे आप? Yes, sir. Yes, sir. 2 electrons are to be lost from 6s and 3 के लिए 6s के 2 तो है ही, and 1 could be either lost from 5d, और वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स में पॉसिबल होगा, बाकी सब में the 1 electron is to be lost from the 4f. बस। अब as I discussed atomic radii में the decrease from cerium to lutetium is just about, कितना बोला था? 10 to 12 picometers. 10 से 12 पिकोमीटर। तो अब अगर सीरियम देखोगे तो एटॉमिक रेडाई 183 है, और लुटेशियम का एकदम परफेक्टली फाइंड नहीं किया है, बट इट इज समवेयर क्लोजर टू 172। तो अगर मैं 172 के आसपास की बात करूं तो डिफरेंस 11 पिकोमीटर का है। तो वो रेंज इसलिए दिया है बिकॉज देयर आर सम वेरिएशंस व्हिच आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द एटॉमिक रेडाइज वर प्रैक्टिकली आइडेंटिफाइड। तो जहां पर किसी एलिमेंट का फिक्स रेडाई नहीं होता है उसमें वो वैल्यू नहीं दी जाती है, इसलिए हम रेंज की बात करते हैं। समझा ना? Yes, sir. और आयोनिक रेडाई भी अगर आप देखोगे तो 102 से लेकर 86 तक जाता है, विच इज अराउंड 15 से 16 पिकोमीटर का फर्क, स्पेसिफिकली 16 पिकोमीटर के आसपास का डिफरेंस आता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट टू बी द कॉन्ट्रैक्शन। समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो टेबल देखकर ना क्या क्या चीजें आपको समझनी है, मैं आपको वो थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले तो एलिमेंट्स, उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, फिर कॉन्फ़िगरेशन में एक्सपेक्टेड कैसा है, ऑब्जर्व कैसा है। खाली ऑब्जर्व पे फोकस करना है, एक्सपेक्टेड कभी भी पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व ही याद रखना है। और ऑब्जर्व के लिए ट्रिक सिंपल है कि हर एलिमेंट्स में xenon और 6s तो फिक्स है, खाली 4 एलिमेंट में 5d है, बचा कुचा जितना भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स है एटॉमिक नंबर के हिसाब से 4f में डाल दो, बन गया आपका कॉन्फ़िगरेशन तैयार। क्लियर? Yes, sir. और कॉन्फ़िगरेशन अगर पता है तो +2 का और +3 का f का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो भी समझ में आ जाएगा। और रेडाई जो है वो आपको याद नहीं रखना है, खाली रेंज पूछा जाए तो ध्यान रखो कि रेंज कितना है डिक्रीज का। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Next, first, second, third, and fourth ionization enthalpies of lanthanoids in kilojoule per mole.
So I1, I2, I3 are the ionization enthalpy for the removal of first to second to the third electron. और ऑब्वियसली किसी भी एलिमेंट के लिए I3 बड़ा होता है I2 से और I2 बड़ा होता है I1 से. दिस इज अ कॉमन फैक्ट. बिकॉज जैसे जैसे हम पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट विल बी हायर. ठीक है, तो ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखते हैं. एक प्रॉब्लम दिया है, which of the following will have the highest fourth ionization enthalpy, that is I4. How will you understand the answer to this? Fourth ionization enthalpy के लिए you have to remove how many electrons? 4. 4. फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो कॉन्फ़िगरेशन अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए, दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ I 3 think it will be इलेक्ट्रॉन. LA length. चेक कर लेते हैं, ठीक है. बट मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो मुझे लेंथनम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ग्राउंड स्टेट. So xenon Xenon. 6s2, 5d1 and 4f1, 4f1. 4f0. हाँ, 5d का इलेक्ट्रॉन इसमें तो प्रेजेंट रहेगा क्योंकि ये अपने उन 4 एलिमेंट्स में से है. अब लेंथनम 57 होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 57 कंप्लीट हो चुका है. एंड ऑब्वियसली लेंथनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें एफ का इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता. गैडोलीनियम बीच वाला है, लुटेशियम आखिरी वाला है. बीच वाला है तो एफ के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7. 7. 7 होंगे. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा और 5d में तो है ही. और लुटेशियम आखिरी वाला है तो 4f. 14. 14. 5d में 1. 1. और 6s में 2. 2. अब फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा, उसके लिए आप कंपैरिजन करोगे. तो La+4 इज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उनको कंपेयर करने के लिए आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे. समझा कि नहीं? Yes, sir. तो La का +3 will have what configuration? खाली F बताओ. Xenon. Only xenon, which is inert gas configuration. Gadolinium का +3 will have 4f7. 4f7. 4f7 and lutetium का +3 will have 4f14. ठीक है. तो La का +3 has a completely filled and a stable inert gas configuration. Gadolinium में unpaired electrons है और lutetium में सारे electrons paired up है. समझा? Yes, sir. अब बताओ, लुकिंग एट दिस, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें मुश्किल होने वाला है? Lanthanum. लेंथनम. बाय. So because it is a completely it is inert gas, no? इट इज इनर्ट गैस. ओके. लुटेशियम में देखो, जेनॉन का तो कॉन्फ़िगरेशन फील्ड ही है और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 14. 7. लुटेशियम 14. 14. और लुटेशियम का न्यूक्लियर चार्ज कितने के बराबर होगा? हाउ मेनी प्रोटॉन्स के बराबर होगा? So 71. करेक्ट. तो क्या ये 71 का प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज लेंथनम से बड़ा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, तो इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल किसमें होगा? Sir. हाँ, Lutetium. लुटेशियम में होगा. लुटेशियम में 4f का तो फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और वहां पर एक शील्डिंग इफेक्ट भी आएगा, प्लस इतना बड़ा न्यूक्लियर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल होने वाला है. यस और नो? Yes, sir. बस, तो आंसर यहाँ पर होगा लुटेशियम
4+ will have the highest fourth ionization enthalpy. आंसर होगा ये. बट हमेशा So, याद रखना, फोर्थ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे, थर्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के लिए देखोगे, एंड सो ऑन. हाँ, so but like in lutetium, won't the 14 electrons have repulsions between them? it is a filled configuration, it will have. So, तो उससे so क्या फर्क then, पड़ेगा? so then the size will increase and the effective charge will also decrease. सी, यहाँ पर डेफिनेटली आप जिंक और कॉपर में जो फंडा हमने डिस्कस किया था, वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, परफेक्ट है ये. ठीक है. बट यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है ना, वो साइज के इफेक्ट को डोमिनेट करेगा, क्योंकि 14 प्रोटॉन्स का फर्क है. और 14 प्रोटॉन्स, जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है ना, देखो लुटेशियम कैसा दिखेगा. ये न्यूक्लियर चार्ज है 71 प्रोटॉन्स का. ये मेरा 4f है 14 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के साथ. ये 5d है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. और ये 6s2 है. ठीक है. सर ये 5d1 है न्यूट्रल स्टेट में. अब जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये तो निकल चुके हैं. 5d में 0 आ गया, 6s में 0 आ गया. अब 4f का 14 इलेक्ट्रॉन है. तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकालना है, वो किस में से निकालना है? 4f. 4f. और 4f में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है? Paired. पेड है. और पेड में इलेक्ट्रॉन निकालना ऑब्वियसली मुश्किल होने वाला है. प्लस ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्टेड है? 71. 71. अब आपने जो बोला कि साइज इंक्रीज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, करेक्ट है. लेकिन इसमें जो साइज का इंक्रीज होता है ना, वो इतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स. एफ का जो शेप है ना, वो सबसे ज्यादा डिफ्यूज होता है. इसलिए उसमें साइज का जो बल्जीनेस है, वो इतना ज्यादा नहीं होता है जितना हम थियोरेटिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Yes, तो sir. यहाँ पर फंडा क्या है? जो 71 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो डोमिनेट करेगा एज कंपेयर्ड विद द बल्जीनेस रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. और आप देख सकते हो I1, I2, I3 लेंथेनम की जो वैल्यूज है और लुटेशियम की जो वैल्यूज है, उनमें काफी ज्यादा फर्क है. I3 देखो, ये 1850 है और ये 2022 है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप इससे रिलेट कर सकते हो कि लुटेशियम का जो प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक ज्यादा डिफाइनिंग फैक्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए. समझा? Yes, sir. Now the color and spectra. D block elements में the color of the transition metal or the ions was due to what factor? So the unpaired electron gain energy and the charge transfer spectra. And unpaired electron जब energy gain करता है तो क्या होता है? Electron. Excites. What was that transition called? DD transition. So in one word, color of the transition element is due to the presence of the unpaired electron and the DD transition. But कुछ species ऐसे भी थे जिसमें D इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी वो colored थे. उसका reason was Charge transfer spectra. perfect. Very good. बस तो अब यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ो, समझ में आ जाएगा. Some trivalent ions are colored in solid state as well as in solution. The color of the lanthanoid is due to FF transitions, which correspond to energy in the visible region of the electromagnetic spectrum, and the color of the ions having NF electron is about the same as those having 14 minus N F electrons, where N is an integer 1 to 13. यानी किसी एलिमेंट में 4f0 का कॉन्फ़िगरेशन हो, या किसी में 4f7 हो, या 4f14 हो, 4f0 वाले सारे स्पीशीज का मोर और लेस कलर सेम ही होने वाला है. यानी 4f0 तो डेफिनेटली कलरलेस ही रहेगा ना. और 4f7 और 4f14 की अगर मैं बात करूं, तो 14 में भी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? Paired. Paired. तो ये भी
colorless. और ये 4f7 जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी कलर्ड। color. तो यहाँ पर क्या बोला है, जिसमें NF इलेक्ट्रॉन्स है और 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन है, उनका कलर मोर और लेस सेम ही होता है। तो 4f2 वाले स्पीशीज हो या 4f7 वाले हो या 4f9 वाले हो, उनका कलर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे प्रेसियोडाइमियम का 4f2 कॉन्फ़िगरेशन इन द +3 is found to be green and TM3+ thulium 3+ 4f12 है। 4f12 का कलर भी ग्रीन है। 14 माइनस 12 2 ही होता है ना। Yes, sir. और नियोडाइमियम में 4f3 वाला कलर पिंक है और एरबियम में 4f11 का कलर पिंक है, बिकॉज दोनों में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 14 से तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। समझा? Yes, sir. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसियोडाइमियम 3+ एंड TM3+ हैव सेम कलर और डिफरेंट कलर। Same आंसर color. होगा सेम Same. कलर। बस इतना आपको कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना है, जो MCQ के फॉर्म में आ सकता है। अब use your brain power. Do you think lanthanoid complexes would show magnetism? Do you think? Yes, sir. Of course, due to the Unpaired Yes, sir. electrons in F bus orbital. unpaired AF electrons in the F orbital. Can you calculate the spin-only magnetic moment of lanthanoid complexes using the same formula that you used for transition metal complexes? Yes, sir. And what is that? Once again, Square root of n into n plus 2. perfect. And calculate the spin-only magnetic moment of La3+ and compare the value with that given in table. Is it same or different? जो theoretical value होता है वो observed value से थोड़ा सा differ करता है, क्योंकि observed वाला जो value है ना, that is based on some more factors as well. सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना ही होगा। ठीक है, तो La3+ पीछे ही देखा था। व्हाट इज La3+ कॉन्फ़िगरेशन? Just xenon. So what will be the magnetic moment? 0. 0. Clear? और Yes, और sir. किसी का भी पूछ लिया तो आपको जस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है, √(n(n+2) अप्लाई करना है और BM यूनिट लिखना है, बस। अब कुछ एप्लीकेशंस, ये भी फैक्चुअल है। द lanthanide compounds are present in every household. बहुत सारे कंपाउंड्स हम जो यूज करते हैं उनमें lanthanide प्रेजेंट होते हैं। It is inside the color of television tubes. तो CRT जो पहले के जमाने के टीवी बनते थे ना, उसमें लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स को यूज करते थे। When electrons are bombarded on certain mixed lanthanoid compounds, they emit visible light over a small wavelength range. Therefore, the inside surface of the television or computer monitor is coated with tiny patches of 3 different lanthanoid composition to give 3 different colors that make the color image. और वो जो बेसिक प्राइमरी 3 कलर्स है वो क्या होते हैं? RGB. RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो ये 3 कोटिंग 3 डिफरेंट कलर्स जो देते हैं वो लेंथेनाइड वाले एलिमेंट्स का कोटिंग होता है। फॉर एग्जांपल, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ यूरोपियम एंड इट्रियम EuY2O3 releases an intense red color when bombarded with high energy electrons. The optoelectronics application use lanthanoid ions as active ions in luminescent materials. Most notable application is ND-YAG laser, जिसका फुल फॉर्म है neodymium doped with yttrium aluminium garnet. Neodymium doped with yttrium aluminium garnet. Then erbium doped fiber amplifiers are significant devices in the optical fiber communication, and lanthanoids are used in hybrid cars, superconductors and permanent magnets, क्योंकि उनमें भी फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हो सकती है।
ये सब फैक्चुअल है जो एज स्टेटमेंट या फिर एप्लीकेशंस के फॉर्म में आ सकता है। क्लियर? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें फैक्चुअल है, आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। और इतना लेंथी चैप्टर है, जैसे मैंने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसके ऊपर अच्छे से फोकस करो, वो आपका मेन पार्ट है बोर्ड्स के लिए। अब आते हैं एक्टिनॉइड्स। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। सिमिलर टू lanthanolids, they appear silvery white in color. They are highly reactive radioactive elements. All the actinoids are Radioactive. Radioactive. radioactive except promethium. All are non radioactive in nature. ये एक्चुअली पॉइंट lanthanolids का है, यहाँ पर रिपीट कर दिया है, बट ये पॉइंट एक्टिनॉइड्स के लिए नहीं है। They experience decrease in the atomic and ionic radii from actinium to lawrencium. It's not LWLR, ये भी करेक्शन है। Known as actinoid contraction. जैसे मैंने आपको lanthanide contraction बताया, वैसे actinoid contraction भी होता है। And they exhibit usually +3 oxidation state. Elements of first half of the series usually higher exhibit higher oxidation states. ये कौन कौन से हायर है, ध्यान से देखना, वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस में बताऊंगा। एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो वी हैव सीन दैट हाफ लाइव्स ऑफ नेचुरल thorium and uranium isotopes are so long that we get very negligible radiations from these elements. I hope everyone is aware about half life. क्या होता है? So the amount of time it takes for half of the substance to get decayed. The amount of time to decay to half of its original value is called half life period. अब जिसका half life बहुत छोटा होगा, short होगा, the existence of that element would be Not much. not much. बस वही दिया है। Then we find them in everyday use. For example, thallium का oxide, sorry, thorium का oxide, thorium का oxide which is THO2 with 1% of cerium oxide was used as a major source of indoor lighting before incandescent lamps came into existence, only because these oxides convert heat energy from burning natural gas to an intense light. तो ये वाला जो थोरियम डाइऑक्साइड विद सीरियम डाइऑक्साइड था ना, ये इंडोर लाइटिंग के लिए पहले यूज किया जाता था। फैक्ट क्या था कि ये जो नेचुरल गैस यूज करता है, उसको बर्न करके एक लाइट को जनरेट कर सकता था, इसलिए दे वर यूज्ड फॉर लाइटनिंग पर्पसेस। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द इनकैंडेसेंट लैम्प्स, their use was completely gone. And even today there is a great demand for this lights for outdoor camping. अब indoor के लिए इतना यूज नहीं करते हैं because the amount of heat it generates is very high. तो आउटडोर के लिए ये अब काफी ज्यादा हद तक यूज करते हैं, लेकिन इंडोर के लिए उसका यूज खत्म यानी बंद कर दिया गया है। Yes, sir. नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज वर्सेस डिफरेंसेस। तो lanthanolids और actinoids दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। lanthanolids शो अ मैक्सिमम ऑफ +4, +4 के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, लेकिन actinoids में +3 से लेकर +7 तक जाता है। In both the series, the f orbitals are filled gradually as per definition. Lanthanoids do not form complexes easily. Actinoids have a greater tendency to form complexes with ligands such as thioethers. ये हम complex compound में देखेंगे, लेकिन ये याद रखो कि lanthanide complex आसानी से नहीं बनाता है, लेकिन actinoids बहुत सारे complex बना सकता है। Ionic radius in the elements of the elements in both series decrease with an increase in atomic number, and that's what is called lanthanide ka contraction and actinoid ka contraction. All lanthanoids are non-radioactive except promethium, but actinides are all radioactive in nature. मतलब पूरे F block elements में promethium and सारे actinoids are radioactive. Simple. Electronegativity of all the elements in both the series is low and are said to be highly reactive. Electronegativity कम तो reactivity ज़्यादा।
lanthanide do not form oxocations, लेकिन actinides बहुत सारे oxocations बना सकता है, जैसे कि यूरेनियम UO प्लस, प्लूटोनियम का PuO प्लस, नेप्टूनियम का NpO2 प्लस। यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेप्टूनियम एंड ये सब ऑक्सोकटाइन्स बना सकते हैं, लैंथेनॉइड्स नहीं बना सकते हैं। फिर नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर soluble while the hydroxides, chlorides and carbonates are insoluble. तो solubility ना दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। One of the parameter is lattice enthalpy of the structure, another is hydration enthalpy. तो किसी भी स्पीशीज का सल्यूबल होना डिपेंड करता है इन दो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स पे। सल्यूबल होने के लिए विच एंथैल्पी शुड डोमिनेट ओवर द अदर? Hydration enthalpy. हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा उतना वो कंपाउंड डिसॉल्व कर पाएगा। एंड डिफरेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस इन नेचर, whereas the actinoids are colored ions. बहुत सारे लैंथेनॉइड्स कलरलेस है, लेकिन एक्टिनॉइड्स में रेडिएशंस की वजह से वो कलर्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सारे फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। एंड देन सम कंपैरिजन बिटवीन प्री ट्रांजिशन लैंथेनॉइड्स एंड ट्रांजिशन। अच्छा, प्री ट्रांजिशन मतलब क्या? S block. और पोस्ट ट्रांजिशन मतलब P P block. block. पी ब्लॉक। परफेक्ट। तो प्री ट्रांजिशन में एसेंशियली मोनोवेलेंट एंड शो द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। एस ब्लॉक दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता था, +1 फॉर अल्कली मेटल एंड +2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स वर फाउंड टू बी Fixed. Fixed. मतलब एक ही। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में हमने देखा है कि एक से Variable. Variable. ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो lengthenoids in the +3 oxidation state, +2 and +4 for certain configuration, and transition p block भी बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकता है। Periodic trends dominated by effective nuclear charge of noble gas configuration. तो यहाँ पर जो periodic trends है और more or less एक या दो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है, इसीलिए उनका जो ट्रेंड्स है वो उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Ln3+ जो 4f के पुअर शील्डिंग की वजह से होता था, एंड पी ब्लॉक में साइज चेंजेस ऑफ Mn+ विच इज लेस मार्क्ड। लेस मार्क्ड मतलब जो साइज में डिफरेंस होता है अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज लाइक इन अ वेरी स्मॉल रेंज। तो प्री ट्रांजिशन जो होते हैं वो सारे हार्ड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन डोनर्स, प्रेफरेबली नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर ये एलिमेंट्स गलत हो जाएंगे। प्री ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन के पहले, जो कि एस ब्लॉक है, और वो सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे हार्ड होते हैं, और ऑक्सीजन हेलोजन डोनर्स जो होते हैं प्रेफरेबली नेगेटिवली चार्ज अगर रहेगा तो द हार्डनेस वुड बी वेरी हाई। तो इसमें भी अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ, सिर्फ मेटल्स की, वो कैसे मेटल्स हैं, सॉफ्ट है या हार्ड? Soft. In fact, they are so soft that they can be even cut with a Knife. बट जो ऑक्साइड है, हैलाइड्स है, नाइट्रोजन के नाइट्राइड्स है, जो डोनर एटम्स है और नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो कंपैरेटिवली हार्ड होगा। मतलब Na वर्सेस Na2O, K वर्सेस KX, हमें पता है पोटेशियम का क्लोराइड KCl, KBr, ये सारे हार्ड स्पीशीज है, तो इनका हार्डनेस जो है ना वो ज्यादा होगा। समझा? और यहाँ पे ट्रांजिशन में हेवियर मेटल्स इंक्रीजिंग from iron to copper may show a soft character.
आयरन टू कॉपर मतलब ये बहुत सिमिलर साइजेस के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये जो हैवियर मेटल्स हैं इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। फेकोनी तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कजिन में कॉपर भी ले लोगे चलेगा। प्री ट्रांजिशन में कोई लिगेंड फील्ड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते हैं। यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट लिगेंड फील्ड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो इसमें जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है, और ट्रांजिशन डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सब्सटेंशियल लिगेंड फील्ड इफेक्ट्स। ये पूरा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज है, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, टिपिकल मैक्सिमम है ये। फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग ज्योमेट्री होगा, वैसे ही लेंथेनॉइड्स में, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में फिक्स ज्योमेट्री होता है, क्योंकि उनका लिगेंड फील्ड इफेक्ट्स जो है अलग अलग ज्योमेट्रीज को परमिट या अलाउ नहीं कर सकता। देन प्री ट्रांजिशन में कोई भी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है, क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। होते ही नहीं है। और ये जो लेंथेनॉइड्स है और ट्रांजिशन मेटल्स है, ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफी अच्छे एक्सटेंट तक दिखाते हैं, तो दे विल शो मैग्नेटिज्म। समझा? So, but in sodium, potassium, they have one unpaired electron, no? नहीं नहीं, सोडियम में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत इजीली लूज कर सकता है, बिकॉज ऑल दीज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो डू दे एग्जिस्ट इन देयर एलिमेंटल स्टेट? No, sir. So they will always lose the electron, form Na plus and bond with the anion to form a salt and exist as a combined compound. Yes or no? Yes, sir. अब जो Na plus में कॉन्फ़िगरेशन है वो तो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, Yes, sir. और Cl माइनस में आर्गॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब कोई भी ऐसा स्पीशीज नहीं है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये सारे कलरलेस होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, और इनमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। समझा? Yes, sir. नाउ पोस्ट एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड के बाद वाले एलिमेंट्स, तो रुदरफोर्डियम टू अननबियम आर द पोस्ट एक्टिनॉइड्स, जिसको कोपरनीशियम बोला था 104 से 112, 104 से 112। ठीक है, अब पोस्ट एक्टिनॉइड्स का ये थियोरी देख लेते हैं। We have seen that elements with atomic number greater than 92 are called trans-uranium. यूरेनियम है अपना एटॉमिक नंबर 92 के साथ। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं, अप टू 118 टिल डेट, दे आर ऑल फाउंड टू बी प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली फ्रॉम यूरेनियम। तो जो एलिमेंट्स यूरेनियम से बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। All elements with atomic number greater than 92 are called transuranic, transuranium elements. So elements from 193 to 103 are now included in the actinoid series, and those from 104 to 118 are called post-actinoid elements. तो ये तो अप टू आपका डी ब्लॉक हो गया, 113 से 118 आपके पी ब्लॉक भी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। The post-actinoid elements that are known so far are transition metals. Transition, ये सारे transition metals है, and they are included as post-actinoids because similar to actinoid elements, they can be synthesized in the nuclear reactions. So far, 9 post-actinoid elements have been synthesized, and it is difficult to study their chemistry owing their short half-lives. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज को स्टडी करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए उनकी एग्जिस्टेंस जो है बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उनके प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट 112 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 2.8 into 10⁻⁴ सेकेंड्स। मतलब जैसे ही वो डीके होगा ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ within fraction of milliseconds it will be gone। इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज देखना या आइडेंटिफाई करना या स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। समझा? Yes.
And with half-lives of milliseconds, only a little is known about the chemistry of these elements. Rutherfordium forms a chloride RfCl4 similar to zirconium and hafnium in the +4. Dubnium resembles to both group 5 transition metal, niobium 5 and actinoid, protactinium 5. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो आप याद नहीं रख सकते हो. मैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है खाली वो दूंगा, आप उतना कर लो, दैट विल बी डन. Traditionally, no element was named after a still living scientist. This principle was put to an end with naming the element 106 as C borgium. तो अब जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो साइंटिस्ट के ऊपर नेम नहीं किए जाते हैं. जनरली वो सिटीज और जिस कंट्री में वो डिस्कवर हुआ है उसके बेसिस पे किया जाता है. ठीक है, जैसे अभी एक रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है 114 वाला, उसको मॉस्कोवियम नाम दिया गया है, मॉस्कोवियम MC. और मॉस्कोवियम इज द नेम गिवन बिकॉज दिस एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड इन Moscow. मॉस्को. तो अब साइंटिस्ट से नाम नहीं दिए जाते हैं, सिटीज या फिर कंट्री के हिसाब से नाम दिए जाते हैं. ये ट्रेंड पहले साइंटिस्ट के नेम से दिया जाता था, वो बंद कर दिया गया है. अब सिटीज या कंट्रीज के ऊपर दिए जाते हैं. समझा? Yes, sir. Yes. That's it. So with this we complete with the inner transition elements. Inner transition elements का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है. इनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे एटॉमिक आयोनिक रेडाई, डिफरेंसेस वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है. तो जो जो मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दूंगा उतना करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें. अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल और इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है, याद रखना. ठीक है? Yes, sir.